तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया के फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पी.वी. नरसिम्हा राव, बी. मनमोहन सिंह, सी. राजीव गांधी या डी. चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए, जो पी.वी. नरसिम्हा राव थे ये पीएम थे, ठीक है ना, पीएम थे, और मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन दोनों ने ही लाई थी क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना। तो फादर हम कह सकते हैं कि पी.वी. नरसिम्हा राव को कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफिशियली लॉन्च्ड। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफिशियली कब लॉन्च हुई थी? तो वो हुई थी 24 जुलाई 1991 में। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच गवर्नमेंट वॉज इन पावर व्हेन द 1991 रिफॉर्म्स वर लॉन्च्ड। तो कौन सी गवर्नमेंट पावर में थी? तो वो सिंपली पी.वी. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है वो पावर में थी। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट डज द एक्रोनियम LPG स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। तो LPG का सिंपली क्या मतलब था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो फोर्थ का राइट आंसर आएगा ए, ठीक है ना, फोर्थ का राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बिफोर 1991 द इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरी करेक्टराइज्ड बाय। जो 1991 से पहले जो टाइम पीरियड था, तब इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी क्या कहा जाता था, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता था, जो कि थोड़ी सी टिल्ट थी टुवर्ड सोशलिज्म, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा थे और कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा था। है वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन टिल्ट थी टुवर्ड्स सोशलिज्म, ठीक है ना। तो राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द 1991 रिफॉर्म्स शिफ्टेड द पॉलिसी फोकस फ्रॉम डैश टू डैश। तो देखिए, जो 1991 का रिफॉर्म था उसने क्या किया था, शिफ्ट किया था पॉलिसी का फोकस कहाँ से कहाँ? तो वो किया था गवर्नमेंट टू प्राइवेट, ठीक है। तो राइट आंसर है बी, गवर्नमेंट टू प्राइवेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडेड $7 बिलियन लोन टू इंडिया ड्यूरिंग द 1991 क्राइसिस। देखिए, जब 1991 के क्राइसिस आए थे तो इंडिया ने लोन लिया था $7 बिलियन का। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसने इंडिया को वो लोन दिया था? तो वो था IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक। लेकिन इन्होंने भी कुछ शर्तों पर दिया था। ओके, तो कुछ शर्तों पर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द राव मनमोहन मॉडल फोकस्ड ऑन। तो राव मनमोहन जो मॉडल है उसका फोकस किस चीज़ पर था? तो उसका सिंपली था कि इंडिया जो क्लोज इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी बनाया जाए, ठीक है ना, जो इंडिया क्लोज इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी बनाया जाए। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इन 1991 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैड फॉलन टू अ लेवल सफिशिएंट टू कवर ओनली हाउ मैनी वीक्स ऑफ इंपोर्ट। देखिए, इंडिया में जो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसमें इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सिर्फ इतना कम रह गया था कि वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही इंपोर्ट कर सकता था। कितने हफ्तों के लिए? 2 हफ्तों के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा, 9 का राइट आंसर आएगा सी, 2 वीक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कोट बाय विक्टर हुगो डिड मनमोहन सिंह यूज डूइंग हिज 1991 बजट स्पीच। तो कौन सी स्पीच को विक्टर हुगो की मनमोहन सिंह ने यूज़ किया था अपनी बजट स्पीच में? तो वो किया था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ठीक है। स्पीच को आपने याद कर लेना है।
ओके, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, तो इसका कोट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। A balance of payments deficit occur when, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिट कब होता है? देखिए वो सिंपली तब होता है जब रिसिप्ट्स जो हों वो कम हो पेमेंट से, यानी कि पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। जितना आप दे रहे हैं वो ज़्यादा है, जितना आप ले रहे हैं वो कम है। तो राइट आंसर आएगा सी, वेयर रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट्स, या आप कह सकते हो पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द फिस्कल डिफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज एसेंशियली इक्वल टू, जो गवर्नमेंट का फिस्कल डिफिसिट है वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसके इक्वल होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द फिस्कल डिफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 1990 टू 1991? देखिए सिंपल सी बात है कि जब 1990 से लेकर 1991 का फाइनेंशियल ईयर था, तब क्या था फिस्कल डेफिशिएट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का कितने परसेंटेज जो है वो फिस्कल डिफिशिट्स था? तो वो 8.4% था, जो कि बहुत ज़्यादा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डेट ट्रैप? तो डेट ट्रैप किसको कहा जाता है? देखिए जब बहुत ज़्यादा हाई बोरिंग की जाए, जो कि क्या करे, जो कि आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट का बर्डन डाल दे, और जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा बोरिंग करना पड़े, क्या अपना क्या बर्डन रिलीज़ करने के लिए, इंटरेस्ट का। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी तो बात ही रहने दो, आपको क्या देना है, आपको इंटरेस्ट अपना पे आउट करने के लिए आपको जो है फिर से बोरिंग करनी पड़ रही है, तो उसको कहा जाता है डेट ट्रैप। तो 14 का राइट आंसर आएगा बी, व्हेन हाई बोरिंग्स लीड टू हाई इंटरेस्ट रिक्वायरिंग मोर बोरिंग्स। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट रिफर्स टू। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसको कहा जाता है? वो सिंपली कहा जाता है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरिंग्स रिड्यूसिंग मनी अवेलेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा जो है बोरिंग कर ली है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इतनी ज़्यादा उसने बोरिंग कर लिया, जिसकी वजह से मनी अवेलेबल ही नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विजिबल्स रिफर टू द ट्रेड ऑफ। देखिए विजिबल्स किसके ट्रेड को कहा जाता है? विजिबल्स, तो वो गुड्स के ट्रेड को कहा जाता है विजिबल्स। ठीक है ना, गुड्स के ट्रेड को। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट? इनमें से कौन सा जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है? इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप पॉज करके ना आप पहले क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर मार्क कर दीजिए कीजिए। मैंने 50 क्वेश्चन लाइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैं हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस आप फटाफट प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द गल्फ वॉर ऑफ 1990 टू 1991 कंट्रीब्यूटेड टू द क्राइसिस बाय। देखिए जो गल्फ वॉर हुआ था 1990 से 1991 का, उसने किस चीज़ के क्राइसिस ला दिए थे? तो जो ऑयल प्राइसेस थे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो रेमिटेंस थे वो भी रिड्यूस हो गए थे। तो राइट आंसर आएगा बी, इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग रेमिटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, what happened to the Indian rupee as a result of the 1919 reform?
तो जब 1991 का रिफॉर्म किया गया तो इंडियन रुपये के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, तो उसको डी वैल्यू कर दिया गया था 22% से, ठीक है ना। उसको क्या कर दिया गया था, उसको डी वैल्यू कर दिया गया था 22% से। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। डिफिशिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग मोर मनी यूजुअली लीड्स टू। देखिए डिफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट कर दें तो उससे क्या होगा। देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट करोगे ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो वैल्यू है करेंसी की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी मन मर्जी से नहीं प्रिंट जो है मनी करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म आया था उसके अंडर जो लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन किसी एक चीज़ को या किसी कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, मैं ये बोलूँगा कुछ सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सबको जो है, बाकी सब के लिए जो वो था लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। वो क्या थी, अल्कोहल, सिगरेट्स और हैजर्डारियस केमिकल्स। इनको छोड़ के बाकी सब के लिए लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। Which of the following sectors is still reserved for the public sector? अभी भी ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि क्या है, रिजर्व्ड है पब्लिक सेक्टर के लिए। तो वो कौन सा ऐसा सेक्टर है, वो सिंपली है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द लेफर कर्व इल्यूस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। जो लेफर कर्व है वो इल्यूस्ट्रेट करती है रिलेशनशिप किसके बीच का, तो वो करती है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यूज़ के बीच का रिलेशनशिप। किसका, टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज़ के बीच का रिलेशनशिप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द फाइनेंशियल सेक्टर द रोल ऑफ आरबीआई वॉज शिफ्टेड फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में जो आरबीआई का रोल है वो शिफ्ट हो चुका है। अब वो किस चीज़ से शिफ्ट हुआ है, वो हुआ है रेगुलेटर टू फैसिलेटर। बिफोर 1991 जो आरबीआई का रोल था ना वो रेगुलेटर का था, लेकिन अब वो क्या है, रेगुलेटर टू फैसिलेटर। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू। हम डिस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, देखिए सिंपली डिस इन्वेस्टमेंट होता है, सॉरी कॉल आ गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू। देखिए डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट होता है कि जब जो गवर्नमेंट है वो अपने पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जो है वो क्या करती है, बेच देती है। अब मैंने बेच दी का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा बेच देगी, इसमें हो सकता है कि वो उसके शेयर्स जो हैं या इक्विटी जो है उसको बेच देती है, या उसमें जो प्राइवेट मेंबरशिप है वो ज़्यादा कर लेती है, कि जिसमें हो सकता है कि 51% जो ओनरशिप है वो प्राइवेट हो और 49 जो है वो गवर्नमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। अगर आपको सिंपली कोई बोला जाए तो आप बोल सकते हैं सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स या इक्विटी इन पी एस यूज टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। आ स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट स्टेक फॉल्स बिफोर। देखिए स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कब होती है, सॉरी कहाँ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ, आ स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट स्टेक फॉल्स बिलो। देखिए स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब जो गवर्नमेंट स्टेक है वो किससे नीचे आ जाए, उसको हम कहते हैं फिर स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट। वो होता है 51%, मतलब कि 51%
यानी कि 50% से ज़्यादा जो है हमने कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। दरअसल एक्चुअली मैं फिर से मैंने सेटअप अपना शुरू किया ना, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा था। क्या कोशिश करता हूँ कि अब ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग किसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है ना। तो आउटसोर्सिंग सिंपली कहा जाता है जब हम क्या करते हैं, हायर करते हैं बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन इकोनॉमीज, जैसे कि आईटी हो गया, ठीक है ना, या अलग अलग और सर्विसेज होते हैं, उनको हम हायर करते हैं, ठीक है ना, फॉरेन से, तो उसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड गैट ऑन 1 जनवरी 1995। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने गैट को रिप्लेस किया था 1995। अब आपको क्या करना है, आपने मुझे गैट की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है ना। क्या करना है, आपका ये छोटा सा होमवर्क है कि आपने मुझे गैट की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है ना। तो किसने किया था, तो WTO, ठीक है ना, WTO ने किया था। अब WTO की फुल फॉर्म भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो इसकी मैं ही बता देता हूँ, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसने किया था 1995 1 जनवरी में गैट को रिप्लेस, जिसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बोला है कि आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, तो प्लीज़ बताना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पार्शल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी इज अ कंपोनेंट ऑफ। देखिए पार्शल कन्वर्टिबिलिटी रुपी का हम किसको कहते हैं, वो किस चीज़ का कंपोनेंट है, वो सिंपली ग्लोबलाइजेशन का कंपोनेंट है। ठीक है, वो किसका कंपोनेंट है, वो ग्लोबलाइजेशन का कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट वाज द मेजर चेंज इन द इंपोर्ट टैरिफ्स ड्यूरिंग द रिफॉर्म। देखिए इंपोर्ट टैरिफ्स जो थे रिफॉर्म के टाइम, उनमें क्या मेजर चेंज आया था, तो वो सिंपली क्या हुआ था, वो 130% से 30% तक कम कर दिए गए थे। क्या किया गया था, वो 130% से 30% तक कम कर दिए गए थे, हमने टैरिफ को कम कर दिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विच सेक्टर शोड अ बूम इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा जो सेक्टर है उसमें बूम हुआ, ठीक है ना। तो किस में हुआ था बूम, तो वो सिंपली हुआ था आईटी और सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना, आईटी और सर्विस सेक्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स मेंशन्ड। सिंपल सी बात है कि एलपीजी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखिए एलपीजी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो प्राइमरी सेक्टर था ना, उस पर ध्यान बिल्कुल देना कम कर दिया गया, ठीक है ना। उस पर ध्यान, जो कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था उस पर जो ध्यान है बिल्कुल निग्लिजेबल देना शुरू हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, जॉबलेस ग्रोथ रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर। देखिए जॉबलेस ग्रोथ किसको कहा जाता है, देखिए वो किसको इसको कहा जाता है कि जब जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है उतनी, ठीक है ना। जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, तो हम सिंपली कह सकते हैं जीडीपी इंक्रीजेज बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली, ठीक है ना, कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से जीडीपी बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स 1991 टू 2000 फोकस्ड ऑन। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म था, ठीक है ना, जो कब आए थे 1991 से 2000 के बीच में, उनका फोकस किस में था, तो उनका सिंपल था कि प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड डी लाइसेंसिंग, कि हमने डी लाइसेंसिंग करनी है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है,
सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स जो कि 2000 टू 2001 में आए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स को। किसको किया था? फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स को। और उसका एम्ड क्या था? देखिए उसका एम्ड सिंपली ये था, क्या था उसका एम्ड? मूविंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म टू मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, कि हम हमारा जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म है उसको हम मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं ना इनविजिबल हार्ट, हाथ मतलब हैंड, इनविजिबल हैंड के थ्रू जो है प्राइस और सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेस पर प्राइस सेट हो, मतलब उस तरीके का। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 है थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स जो कि 2002 से लेके 2007 तक आए थे, उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया? तो उन्होंने बोला कि जो ग्रास रूट लेवल रिफॉर्म्स है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको हमें क्या करना है, उनमें रिफॉर्म लाना है। मतलब ग्रास रूट लेवल से हमने रिफॉर्म लाना है, किसके थ्रू? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 है फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स आर करेक्टराइज्ड बाय। फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स किससे क्रिटिसाइज्ड किया जाता है? किससे मतलब क्रिटिसाइज्ड किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड ऑफिशियली अनअनाउंस्ड। इसका क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है ना, तो राइट आंसर है अब बी। 38 की ओर बढ़ते हैं, हमारा 38 है। एक सेकेंड, थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा ये क्वेश्चन, मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है। आपको तो नहीं ना ब्लर लग रहा? उम्मीद है कि जब मैं देखूंगा कि जब मैं अपलोड करूँ उसके बाद मैं एक बार रिकॉर्ड कर लूँ वीडियो को, देखूंगा तो ब्लर तो नहीं हो रही। अगर ब्लर हो रही होगी तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद है कि ब्लर ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है द वाशिंगटन कॉन्सेंसस 1980s इंक्लूडेड विच इंस्टीट्यूशन। देखिए जो वाशिंगटन कॉन्सेंसस था 1980s में, ठीक है ना, उसने किस इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया था? तो उसने किसको किया था? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है विच रिफॉर्म अप्रोच डिड इंडिया फॉलो। इंडिया ने कौन सी रिफॉर्म अप्रोच को फॉलो किया था? तो उसने ग्रेडुअलिस्टिक इंक्रीमेंटल अप्रोच को किया था, विद टाइम, धीरे धीरे। ठीक है ना, तो राइट आंसर है हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी मींस। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है कि कंज्यूमर की खुद की चॉइस है। ठीक है ना, या वो उनको किसी से पूछने या वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जिसे कहते हैं ना डिसीजन, मार्केट डिसीजन, कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो खुद ले सकते हैं। उसका मतलब क्या है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। उसका सिंपली ये मतलब है कंज्यूमर हैव मोर चॉइसेस एंड पावर इन द मार्केट। ठीक है, कि उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं और पावर है मार्केट में, जो वो लेना चाहते हैं वो वही लेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। इन 1991 द यूएसएसआर वाज अ मेजर ट्रेड पार्टनर दैट यूज्ड अ बार्टर सिस्टम विद इंडिया। देखिए 1991 में जो यूएसएसआर था वो एक मेजर ट्रेड पार्टनर था जिसने बार्टर सिस्टम जो है इंडिया के साथ यूज़ किया था। ये बिल्कुल ट्रू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त उसका जो है फंक्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन 2016 एंड जीएसटी 2017 आर मेंशन्ड एज अ रिसेंट इकोनॉमिक मेजर्स। देखिए जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था और फिर जीएसटी हुआ था, क्या वो रिसेंट इकोनॉमिक मेजर्स हैं? तो बिल्कुल वो भी रिसेंट इकोनॉमिक मेजर्स ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। देखिए जो डी रिजर्वेशन किया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, क्या वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का पार्ट था? तो बिल्कुल सही, वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का ही पार्ट था। तो 43 का राइट आंसर क्या है? ट्रू, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 44 है द 1991 क्राइसिस वाज प्योरली इकोनॉमिक एंड हैड नो पॉलिटिकल एलिमेंट्स। देखिए जो
क्राइसिस आए थे 1991 के, वो प्योरली इकोनॉमिक थे और उनमें पॉलिटिकल कोई एलिमेंट नहीं था। देखिए गलत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्या वो शॉर्ट टर्म मेजर थे बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए? तो ये है बिल्कुल गलत, फॉल्स। देखिए वो दे आर लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे कि हमारी जो है सिस्टम ठीक हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर इंटेंडेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्विकली। जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे वो इंटेंडेड थे कि हम क्या कर सकें, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकें और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है उसको हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। तो बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, द disintegration of the USSR in 1991 had no impact on India's economy। कि देखिए जो USSR जो है उसका बंटवारा हो गया था 1991 में, उसका क्या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इंडियन इकोनॉमी में? बिल्कुल उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसलिए राइट आंसर आएगा 47 का बी। ठीक है ना, कि उसका इम्पैक्ट सर पड़ा था और बहुत खतरनाक वाला इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, आफ्टर द 1991 द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी बिकम मार्केट डिटरमाइंड। बिल्कुल सही, 1991 के बाद जो एक्सचेंज रेट था रुपी का वो मार्केट डिटरमाइंड हो गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राइवेटाइजेशन एम्स टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। तो जो प्राइवेटाइजेशन था वो मैनेजरियल एफिशिएंसी और कम्पिटिटिवनेस को क्या है, इंक्रीज करना चाहता था। तो बिल्कुल सही, करना चाहता था। ठीक है ना। इंडियाज 1991 रिफॉर्म पाथ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी। जो इंडिया का 1991 रिफॉर्म पाथ था, क्या वो चाइना की ओपन डोर पॉलिसी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था? तो बिल्कुल सही हुआ था। तो दोस्तों ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी अच्छी रिवीजन हुई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।